तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें मेनली हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि आप लोगों को क्या होगा, कैलकुलेशन बेस्ड होगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लेक्चर में पहले से कर चुके हुए हैं। आप एक बार लेक्चर को देख लो, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आपको डिफाइन करना है। इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ये सारे डिटेल में हम लोग पहले से कर चुके हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, तो हम लोगों को टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल बेसिस पे। और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में हम लोगों को थ्री फिजिकल फेज वाले सॉल्यूशन मिक्स फॉर्म होंगे, जिसमें कि आप लोगों को 3 टाइप का सॉलिड, 3 टाइप का लिक्विड एंड 3 टाइप के आपको गैसेस सॉल्यूशन मिलेंगे। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों को है एग्जाम्पल में आपको देना है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग किस में मिक्स कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर रहे हैं, प्लैटिनम में मिक्स कर रहे हैं, या आप प्लैडियम में मिक्स कर रहे हो, या निकेल के साथ मिक्स कर रहे हो, तो हम लोगों को जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ये हम लोगों को होमोजेनियस सॉल्यूशन के एक एग्जाम्पल में आता है। ठीक ना। फिर उसके बाद थर्ड टर्म्स है आप लोगों को डिफाइन मोल फ्रैक्शन। इसको भी आपको डिफाइन करना है। तो आप सारे टर्म्स को मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, इसके डिफिनेशन, फार्मूला, ये सारे आपको पहले से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप एक बार वीडियो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज इन अ लैबोरेटरी वर्क एज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि नाइट्रिक एसिड का हम लोगों को क्या है, 68% मास है। और रेस्ट मास किसका रहेगा, रेस्ट मास रहेगा आपको वाटर का रहेगा। तो आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है। what should be the molarity of such a sample, आपको molarity इस sample का निकालना है, sample of acid if density of solution is given। density of solution आपको क्या दिया हुआ है, density of solution आपके पास दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है density of solution। डेंसिटी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको वेट परसेंटेज को, ये क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ये कौन सा परसेंटेज है, वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय वेट आप इसको कह सकते हो। तो हम लोग फ्री हैं एज्यूम करने के लिए। अगर परसेंटेज दे रहा है तो हम लोग को पता है कि आप 100 अगर वेट, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम करोगे तो जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका वेट क्या हो जाएगा, उतने ही ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट द मास वेट ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम। तो अगर आप 100 ग्राम एज्यूम करोगे तो वेट परसेंटेज सॉल्यूट का क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट जो कि आपको नाइट्रिक एसिड है 68% दिया हुआ है। सॉल्वेंट का वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग इसके भी वेट को निकाल लिए। अब आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हम लोगों को मोलरिटी में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल के लिए तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो नंबर ऑफ मोल देगा। फिर हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम किए हुए 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये आप लोगों को ऊपर है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, मिलीलीटर में आया। लेकिन हम लोगों को मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोलरिटी के लिए हम लोगों को लीटर में चाहिए। तो जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को वॉल्यूम इन लीटर में मिल जाएगा। फिर सेकेंड टर्म अभी आपको बताए हुए थे, नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि HNO3, आपको इसका एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, और ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट हैं तो 3 × 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 63 ग्राम पर मोल आएगा। तो यही है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड में डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड से। तो वैल्यू क्या आ रहा है,
68 तो इसका वेट परसेंटेज दिया हुआ था, तो वेट इसका क्या हो गया 68 ग्राम डिवाइडेड बाय 63 ग्राम पर मोल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 1.079 मोल आएंगे। अब हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप लोगों को क्या पता है, ये भी वैल्यू अब आपने कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलीलीटर में पहले से पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को पुट करने वाले हैं। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया ये वैल्यू। अब इसमें आप डिवाइड कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और आप इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर रहे हो 1000 से, जो कि टर्म क्या हो गया ऊपर चला गया। तो हम लोग मिलीलीटर कैंसिल, लीटर में आंसर आ रहा है। हम लोगों को मोल पर लीटर में ये वैल्यू आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16.23 मोल पर लीटर के बराबर होगी। तो ये तो हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों को मोलरिटी मिल गया। ये फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग इसको दूसरे भी मेथड से बना सकते हैं, जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट में मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी से। आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो डेंसिटी से। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो और 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू में। तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये सेम आपको मोलरिटी देगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले भी देखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हम लोगों को ये वेट परसेंटेज डिवाइड इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोलरिटी के बराबर क्या होता है, क्योंकि मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास में डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये डेंसिटी फिर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो भी डेंसिटी आती है आपको किस में आती है, मिलीलीटर में आती है। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आप क्या करते हो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे आपको टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम होता है। तो उसी को पुट करके अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो फाइनल आंसर हमारा यही आता है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब आप इसके वैल्यू को रखोगे तो पहले वाले ही जैसा आंसर आएगा आपको, ये वैल्यू भी 16.23 के बराबर आ रहा है, ठीक ना। तो अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आप पहले वाले मेथड को यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कहता है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन अ वाटर इज लेवल्ड एज 10% वेट बाई वेट। फिर से आपको वेट बाई वेट परसेंटेज दे रहा है, लेकिन इस बार आपको क्या होगा, मोलरिटी भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और फिर आप लोगों को इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और फिर से मोलरिटी भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो इसमें तो हम लोगों को लॉन्ग फॉर्म ही यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सारे टर्म्स हम लोगों को कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से इसमें हम लोग देखते हैं। वेट परसेंटेज कहने का मतलब फिर से आप क्या करोगे, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना एज्यूम करोगे, 100 ग्राम। 100 ग्राम जब एज्यूम करोगे तो वेट ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया, 10 ग्राम। और जैसे ही ग्लूकोज कहा मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे दिया है। फार्मूला दे दिया मतलब आप उसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन का 6 एटम प्रेजेंट है तो 6 × 12, हाइड्रोजन के 12 एटम प्रेजेंट है तो 6 × 1, और ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट है तो 6 × 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 ग्राम पर मोल आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास है। फिर अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो रेस्ट मास किसका होगा, रेस्ट मास सॉल्वेंट का होगा, जो कि आपको यहाँ पे वाटर है। तो वाटर का मास क्या हो गया, 90 ग्राम हो गया। तो इस बार अब आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। 2 इसके लिए प्लस 16 ऑक्सीजन वाले के लिए, तो 2 + 16 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल दोनों का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले ग्लूकोज का 10 ग्राम ग्लूकोज का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0.055 मोल आता है। दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, 90 ग्राम वाटर डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल।
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 5 मोल के अप्रॉक्स आती है, 5 मोल्स ही एग्जैक्ट वैल्यू आता है। तो हम लोग इसके भी मोल्स फाइंड आउट कर लिए। तो फर्स्ट में क्या निकालना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को केजी में निकालना है और नंबर ऑफ मोल तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। ये हमारा नंबर ऑफ मोल पहले से कैलकुलेटेड है, ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे। अब इसमें 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करें या इसी वाले 1000 को ऊपर टर्न करके हम लोग क्या कर दिए, ऊपर लगा दिए। तो हम लोगों को क्या हो गया, ये मोलालिटी कैलकुलेट हो गया। इसमें वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें वैल्यू आ रहा है 5.55 डिवाइडेड बाय 9। जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.6166, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, 0.67 मोल पर केजी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या चाहिए हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन चाहिए था। मोल फ्रैक्शन दोनों का चाहिए, ग्लूकोज का भी चाहिए हम लोगों को और किसका चाहिए, सॉल्यूशन का भी चाहिए। तो अगर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन में फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम लोगों को क्या हो गया, दोनों के नंबर ऑफ मोल पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन आप किसके फाइंड आउट कर रहे हो, C6H12O6 के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर रहे हो। तो इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, फिर से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू आ रही है 0.01, इसके अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया ग्लूकोज का। दूसरे वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर दो ही कंपोनेंट है तो ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर 1 मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट किया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी के बराबर हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। ठीक ना। तो इसी को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पहले से ही फाइंड आउट था, ये वैल्यू इसमें 1 में सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो दूसरा आंसर भी हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को इसी क्वेश्चन में थर्ड आंसर चाहिए, क्या, मोलैरिटी चाहिए। तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी के लिए फार्मूला होता है आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पहले से कैलकुलेटेड है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर से कैसे निकालोगे, आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम था। 100 ग्राम में आप क्या किए, डेंसिटी से डिवाइड कर दिए। आपका सॉल्यूशन का वेट कितना था, आपके सॉल्यूशन का वेट था 100 ग्राम। 100 ग्राम में आपने क्या किया, 100 ग्राम में आपने किया कि इसके डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। आपने क्या किया, 100 ग्राम में डिवाइड किया किससे, इसके डेंसिटी से डिवाइड किया। तो अगर 100 में डी से डिवाइड करेंगे तो डी वाला टर्म क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यही वैल्यू हो गया। अब फिर क्या हो गया, आपको आंसर किस चीज़ में मिला, ये मिला हम लोगों को मिलीलीटर में आंसर मिला, ठीक ना। लेकिन मिलीलीटर हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए लीटर चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, इसमें 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 मिलीलीटर पर लीटर से डिवाइड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 में से 00 कैंसिल आउट हो गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया हम लोगों को, मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला यही था, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल इंटू डेंसिटी इंटू 10, ये हम लोगों को इसका नंबर ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के वैल्यू में हम लोगों को ये रिलेशन यूज़ होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर से हम लोगों को मोलैरिटी इसकी वैल्यू आ रही है 0.666, तो हम लोग 0.66 में इसको अप्रॉक्स करके ये लिख सकते हैं। तो हम लोगों को मोलैरिटी भी क्या हो गया, 0.67 मोल पर लीटर हो गया। क्लियर है। हम लोगों को मोलैरिटी में क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिप्लेस कर सकते हो। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
इसके साथ डेंसिटी लगा हुआ रहेगा और इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हम लोगों को डायरेक्ट फार्मूला फिर से आ गया। ये क्या हो गया, वेट परसेंटेज हो गया। ये क्या हो गया, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक ना। तो सेकेंड मेथड वाला वही था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में अब इस बार आपको हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, ये क्या है आपको कैपिटल M दिया हुआ है, मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, HCl की मोलरिटी दी हुई है, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इक्विमोलर कहने का मतलब हो गया दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल किस में है, टोटल वेट ऑफ 1 ग्राम के मिक्सचर में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल किसके होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और Na2CO3 को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का अगर वेट आपको अलग अलग दिया हुआ होता तो आप क्या करते, दोनों के वेट में डिवाइड करते मॉलिक्यूलर मास से, लेकिन इस दोनों का टोटल वेट दिया हुआ है 1 ग्राम। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, मान लीजिए कि वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मान लिए कि इसमें से x ग्राम क्या रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट रहा होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट कैसे निकलेगा, 1 माइनस x ग्राम। सेकेंड का वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट अगर 1 ग्राम है तो एक का अगर x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। तो वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को मिल गया। अब इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें और इसके नंबर ऑफ मोल को इक्वल कर दें तो हम लोगों को x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग क्या किए, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इधर क्या हो गया, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर लिए, ठीक ना। तो हमारा टास्क अब क्या बच रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 टाइम सोडियम का मास प्लस 1 टाइम कार्बन का मास प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन का मास। जब आप सभी को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 106 ग्राम पर मोल। दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 23 प्लस 1 प्लस 12 इंटू 3 इंटू 16 प्लस होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, ये प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करना है क्योंकि सारे के सारे एटम का वेट क्या होता है, ऐड होता है। तो इसमें ऐड हो गया 3 मास ऑफ ऑक्सीजन का, तो ये ऐड करने के बाद वैल्यू क्या हो गया हम लोगों को, 84 ग्राम पर मोल हो गया। दोनों का वेट मिला हुआ है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला लगाते हैं, गिवन वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये ग्राम में रहेगा और ये यूनिट किस में रहेगा, ग्राम पर मोल में रहेगा। इसमें भी ऊपर ग्राम रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ग्राम पर मोल रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी ग्राम में। x की वैल्यू किस में मिलेगी, ग्राम में। इसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो, x में मल्टीप्लाई किए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो गया, 84x हो गया, और इसको 106 को इधर ट्रांसफ़र किए तो क्या हो गया, 106 इंटू 106 माइनस x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं, 190x इज इक्वल टू 106, और अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 0.557 ग्राम आती है, ठीक ना। तो अब हम लोग किसी एक के नंबर ऑफ मोल को निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को निकालते हैं। वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू x, ये x वेट था, इसका वेट क्या था, x ग्राम था। x ग्राम में हम लोग क्या डिवाइड किए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट का डिवाइड किए। तो जब इसको सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपको 0.05254 मोल आ गया। इतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के भी होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल कितने होंगे, इतने ही होंगे जितने कि सोडियम कार्बोनेट के हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही यही दिया हुआ है, इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट के भी नंबर ऑफ मोल यही हो गए।
अब हमें चाहिए कि HCl के कितने नंबर ऑफ मोल की रिक्वायरमेंट है। HCl के कितने मोल्स सोडियम कार्बोनेट के 0.0052 मोल से रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.0052 मोल से रिएक्ट करने वाला है। जब आप इक्वेशन देखोगे तो आपको इक्वेशन में क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए। तो अगर आपका सोडियम कार्बोनेट का कितना मोल है, 0.0052 मोल्स प्रेजेंट है, तो सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसका 2 टाइम, ठीक ना। तो इतने मोल्स हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फर्स्ट इस रिएक्शन के लिए। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसके भी कितने मोल्स हो जाएंगे, 0.0052 मोल्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल फॉर सोडियम कार्बोनेट में 2 टाइम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स को ऐड करेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ सोडियम टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0.0156 मोल रिक्वायर्ड होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब हम लोगों को मिलीलीटर चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, मोलरिटी दिया हुआ है HCl का। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको HCl की मोलरिटी दी हुई है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। कहने का मतलब 0.1 मोलर कहने का मतलब क्या, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर को लीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ मोल HCl के कितने होंगे, 0.1 मोल प्रेजेंट होंगे HCl के फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इतने मोल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें HCl की कितनी मोल्स प्रेजेंट हैं, हमारे पास HCl के 0.016 कितने वैल्यू प्रेजेंट हैं, 0.0156 मोल प्रेजेंट है। हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 0.0156 मोल ही प्रेजेंट हैं। तो इसकी वॉल्यूम भी अलग होगी कुछ, तो इसी के वॉल्यूम को हम लोगों को मिलीलीटर में कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला यूज़ करके। आपको पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रख सकते हैं डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ HCl। अगर यहाँ पे रख दें तो ये क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। HCl का सॉल्यूशन है तो HCl का सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा लीटर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मोलरिटी को, ये किसकी मोलरिटी है, ये HCl की मोलरिटी है, और ये मोलरिटी किसकी दी हुई है, ये भी HCl की ही मोलरिटी दी हुई है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, 0.156 लीटर आंसर आता है। लेकिन आपको आंसर किस चीज़ में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए। तो मिलीलीटर के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 156 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों को, द सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 300 ग्राम है, उसमें 25% सॉल्यूट प्रेजेंट है, रेस्ट क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो 25% सॉल्यूट यहाँ से प्रेजेंट है 300 ग्राम में, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वेट टोटल क्या है 400 ग्राम है, और इसमें 40% सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन बाय मास, 2 सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, तो सॉल्यूट का ही हम लोगों को परसेंटेज जनरली दिया हुआ रहता है कि ये सॉल्यूट के 2 जगह पे परसेंटेज मिल गए। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है आपको मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मास परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है, पहला सॉल्यूशन का मास प्लस दूसरे सॉल्यूशन का मास। अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोगों को मास परसेंटेज में सिर्फ सॉल्यूट का मास चाहिए।
सॉल्यूट का अगर मास मिल जाएगा तो टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास परसेंटेज मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट आया उसको ऐड करते हैं। ये वैल्यू क्या होता है, 25% ऑफ 300 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 75 ग्राम। आपको क्या हो रहा है, 25% ऑफ 300 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आता है। सेकेंड में अगर क्या होगा, 40% ऑफ 400 ग्राम। 40% ऑफ, 40% कहने का मतलब पर 100, ऑफ कहने का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 400 का। यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 160 ग्राम आएगा, जो कि यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड है। तो दोनों जगह अगर हम लोग ऐड कर दें सॉल्यूट का 75 ग्राम फर्स्ट सॉल्यूशन से, सेकंड सॉल्यूशन से 160 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो 235 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज इक्वल टू 700 ग्राम। मास परसेंटेज आप निकाल सकते हो, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो इंटू 100। ये वैल्यू हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100। जब आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 33.57% हो जाएगा। ये तो हो गया लॉन्ग फॉर्म कि हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तब कैसे निकला। लेकिन इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका वेट परसेंटेज इंटू टोटल वेट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज इंटू टोटल वेट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। ये हो गया हम लोगों को वेट परसेंटेज का, टोटल वेट परसेंटेज का, ऊपर में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकल गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है T1 प्लस T2 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही सारे आंसर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, 750, 25% इसके लिए मल्टीप्लाई किए, फिर इसके लिए 40 और इंटू 400 मल्टीप्लाई किए। तो ये आंसर क्या हो गया हम लोगों को, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक ना। वेट परसेंटेज में यहाँ हम लोग अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सिंपल वैल्यू आप पुट करो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C2H6O2, ठीक ना। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ किया जा रहा है एंटी फ्रीजिंग के लिए। एंटी फ्रीजिंग कहने का मतलब कि वो पहले से लिक्विड सॉलिड में होने से रोक सके जिसको। कोई सॉल्यूशन क्या होता है, कोई पेट्रोल अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे चले जाए तो वो क्या होता है, सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे जो जितने भी व्हीकल हैं वो चल नहीं पाएंगे। सॉल्यूशन को हम लोगों को क्या चाहिए, लिक्विड में ही रहना चाहिए। तो उसको लिक्विड में बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस को ऐड करते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल वर्क करता है एज ए लाइक एंटी फ्रीजिंग सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें 20 ग्राम वाटर और सॉल्यूशन बनाया गया है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। मोलैलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg चाहिए। तो अगर हम लोगों को इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिया हुआ ही है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है अलग से, तो हम लोग इसके मोलैलिटी को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड वाला आपको क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और आप इसके बाद मोलैलिटी फाइंड करना है, ठीक ना। तो अब उसके बाद हम लोग मोलैलिटी का इक्वेशन बाद में लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, सभी का जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करते हैं, किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल का वेट आपको क्वेश्चन से दिया हुआ है 222.6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। सी के लिए, कार्बन के लिए 12,
2 कार्बन है प्रेजेंट प्लस 6 इंटू 1 और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है तो 16 इंटू 2 सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद 3.59 मोल आ रहा है आंसर। इसका क्या हो रहा है, मोल में आंसर आ रहा है। ग्राम ग्राम को कैंसिल कर दिया, मोल में आंसर आ गया। अब हम लोगों को मोलैलिटी फर्स्ट वाला जो था बहुत ईजी था, हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रख दिए, फिर इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या था, ग्राम में था। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड किए, जो कि टर्म क्या हो गया, ऊपर चला गया, 1000 ऊपर आ गया। अब इसी से डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू क्या हुआ, इससे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आपको मिल रहा है 17.95 मोल पर केजी। बहुत ईजी था ये, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड किए, वेट था डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से। फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, हम लोगों को वाटर का मास था एज ए लाइक सॉल्वेंट, तो हम लोग 200 ग्राम से इसमें डिवाइड कर दिए, तो हम लोगों को इसकी मोलैलिटी मिल गई। अब हम लोगों को क्या चाहिए, दूसरा चीज़ चाहिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोलैरिटी के लिए आपको क्या फार्मूला चाहिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड करोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। किस चीज़ में, मिलीलीटर में मिलेगा। अगर ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो दोनों का इसमें अगर डेंसिटी से डिवाइड करेंगे ग्राम पर मिलीलीटर से, तो हम लोगों को मिलीलीटर में इसकी वॉल्यूम आएगी, जिसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली 1000 से डिवाइड करके। तो ये मिलीलीटर में आंसर आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही मिलीलीटर में आ गया, नंबर ऑफ मोल तो पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, 9.106 मोल पर लीटर आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ईजी ही था, स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम लोगों को इसको फाइंड किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों को, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म किसी सॉल्यूशन में चला जाए तो वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, मतलब कि वो दूषित हो जाता है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर प्रोड्यूसिंग सबस्टांस है। क्लोरोफॉर्म क्या है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सबस्टांस है। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 115 ppm। इसमें ppm की वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है मास के रिस्पेक्ट में। तो ppm का आप लोगों को फार्मूला क्या है, ppm का फार्मूला है नंबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो इसी को यूज़ करते हैं, ppm हम लोगों को दिया हुआ है, फार्मूला यूज़ करते हैं, देखते हैं हम लोगों को क्या वैल्यू होता है। 15 ppm कहने का मतलब क्या हो गया, 15 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यही वैल्यू है ppm का। तो जब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, 10⁶ को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 10⁻² एंड 10⁴ के फॉर्म में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा कि ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बाकी ये वाले टर्म्स हैं इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हम लोगों को 15 डिवाइडेड बाई 10⁴। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों को परसेंटेज वेट में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁴, जिसको आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। ये क्या हो गया, परसेंटेज बाय वेट हो गया, ठीक ना। कि 100 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें क्लोरोफॉर्म का वेट क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या चल रहा है, मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। मोलैलिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम लोग को दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग वेट परसेंटेज के हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है तो रेस्ट मास, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूट का वेट हम लोगों को क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम है।
क्योंकि आपको वेट परसेंटेज यही बताता है ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। या कहो कि 100 ग्राम में इसका कितना वेट है किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का, तो 100 ग्राम में हम लोगों को 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, तो देन एवब कैलकुलेशन से हम लोग कह सकते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻6 ग्राम हम लोगों को क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, और रेस्ट ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट ऑफ मास हम लोगों का वाटर का प्रेजेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम लोग अगर इसको 100 माइनस दिस वैल्यू करें, ये वैल्यू को उसमें 100 में सब्सट्रैक्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 99.9998 समथिंग कुछ वैल्यू आपको आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे मोलैलिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। मॉलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे होगा, CHCl3 ये इसका फार्मूला है। कार्बन के लिए 12, क्लोरीन के लिए 35.5 और हाइड्रोजन के लिए 1। जब इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 119.5 ग्राम पर मोल आ गया। इसको सॉल्व किए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म मिल गया। अब हम लोगों को वेट ऑफ वाटर आपको बताए हुए हैं कि क्या हो रहा है कि 100 ग्राम में से वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म को सब्सट्रैक्ट कर लो। जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, 99.9985 ग्राम मिल रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली 100 यूज़ किया जा सकता है, ठीक ना। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स को रखते हैं, नीचे हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में रखते हैं, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10 बचेगा और हमारा आंसर क्या होगा 1.255 इंटू 10⁴ मोल पर केजी में आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को फिर से कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हुए हैं, जिसको कि अगर आप देखो तो क्या कह रहा है कि व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अगर हमारा वाटर पहले से सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट है तो वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसमें अल्कोहल डालोगे तो ये क्या होगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो मतलब कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को पॉजिटिव डेविएशन में देख सकते हो, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज द गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी द लेस सॉल्युबल इन द लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज्ड। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपको पता है कि गैस जो सॉल्युबल है लिक्विड में, ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और आपको पता है ली चैटरस प्रिंसिपल से कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसके आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। उसी पे बेस्ड है हेनरी लॉ। तो आपको स्टेटमेंट पहले से ही पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी substance in a vapor phase is directly proportional to its mole fraction in solution phase। उसी पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हो हेनरी लॉ में। नेक्स्ट अब हम लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग बनाने वाले हैं, किसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं 1.13 को बनाने वाले हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इसमें क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन, इसमें आप लोगों को वेट ऑफ इथेन दिया हुआ है सॉल्यूशन में और इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। इफ सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 बार आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, एक बार पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है जब द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन C2H6
जब इसके मोल फ्रैक्शन ये कितना है, इसका वेट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56, ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन। तो इस समय इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, 1 बार के बराबर है, ठीक ना। अब दूसरे बार क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है आपको सॉल्यूशन क्या, अब दूसरे बार सॉल्यूशन है इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू, इस बार इसकी वैल्यू क्या हो गया 500 इंटू 10⁻² ग्राम, ये क्या है 10⁻², और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ग्राम लगा हुआ है, इथेन है प्रेजेंट। अब इसके बाद इसका पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, C2H6 इज इक्वल टू वाट। तो आपको क्या पता है, हेनरी के लॉ से आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 अगर सेम टेम्परेचर के लिए बात करें, what shall be the partial pressure? The partial pressure of ethane over the solution containing ethane is 1 bar. If solution is this, then what will be the partial pressure? इसमें नहीं कहा गया है टेम्परेचर क्या है, चेंज हुआ है या कुछ हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, C2H6 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो नंबर ऑफ मोल, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी आपको पहले से पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको दोनों कंडीशन में C2H6 इसके लिए K हेनरी की वैल्यू आप लगा लो, K हेनरी ऑफ C2H6, और इस समय क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कंडीशन 1 के लिए, ये कंडीशन 1, ये इक्वेशन 1 भी मान लो। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, C2H6 पार्शियल प्रेशर निकालना है, K हेनरी की वैल्यू हमें फिर से पता नहीं है, C2H6 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इस बार भी हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कैसे, क्योंकि दोनों समय आपको इसका वेट दिया हुआ है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो चेंज कर नहीं रहा है, दोनों जगह आपको वेट दिया हुआ है, तो वेट के रेशियो में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी को अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें, तो आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में पार्शियल प्रेशर C2H6 का पार्शियल प्रेशर 1 के कंडीशन में डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर C2H6, सेकेंड के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, K हेनरी C2H6, सेम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम गैस के लिए, तो ये कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। और इसके साथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में वेट क्या दिया हुआ था, वेट फर्स्ट कंडीशन में आपको वेट की वैल्यू दी हुई थी 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास लगा दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन क्या होगा, 12 प्लस 6, ये 12 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 30, जो कि आपको चेंज कर नहीं रहा है। तो दोनों कंडीशन में ये सेम वैल्यू होगा, तो ये 30 ग्राम पर मोल, 30 ग्राम पर मोल। और दूसरे जगह पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जा रहा है, 5 इंटू 10⁻² हो जा रहा है, ये ग्राम, और फिर से मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम पर मोल हो रहा है। तो अब आप चेक करो कि कौन कौन से वैल्यू कैंसिल आउट हो सकते हैं। जो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आपको 1 बार के इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 बार ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आप देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1 बार के इक्वल। हम लोगों को सेकेंड का वैल्यू निकालना है, सेकेंड का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, C2H6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये मिल जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। अब इसको हम लोग एक साइड करें, उस साइड ले जाएं, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बार
इंटू 5, ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो चुका है तो हम लोग इसके यूनिट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई व्हाट 6.56 इंटू 10⁻⁻3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है आपको, ऊपर चेक कर लो, ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू होने वाला है आपको 50 डिवाइडेड बाय 50 कैसे हो गया 10⁻⁻2 और ये ऊपर से नीचे गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो 10 प्लस में वैल्यू रहा, डिवाइडेड बाय 6.56, ये क्या यूनिट होगा, बार के यूनिट में होगा। 50 डिवाइडेड बाय 5.6, ये अप्रॉक्स में क्या हो रहा है, ये इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आपको क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा आपको 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 5.56, ये वैल्यू आ रहा है आप लोगों को ये वैल्यू क्या होगा 7.621 बार के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6। ये आंसर चाहिए था। ये क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है आप लोगों को, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।